देश की सियासत सत्ता के हर कदम को टाइमिंग से जोड़कर देखती है। उस देश में जहां हर साल चुनाव होते हैं, जब राजनीति में महिलाओं की 33% हिस्सेदारी की जंग अपने 27वें साल में एंटर हुई थी, तब विपक्ष ने कहा था खोदा पहाड़ निकली चूहियां। तर्क में इस्तेमाल हुआ जनगणना का साल, तो पीएम मोदी इसकी काट लेकर आए, तो विपक्ष ने इसे चुनाव से जोड़ दिया। यह भी सच है कि केंद्र इस कदम में विपक्ष का समर्थन तो मांग रहा है, पर वो ऐतिहासिक तस्वीर नहीं बना पाया जो कभी सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज जैसी महिला नेताओं की हाथ में हाथ लेकर विजयी मुद्रा की थी। सवाल यह है कि क्या केंद्र इसे 15-20 दिन टाल सकता था, या अब देर बहुत हुई, सूरज उग जाना चाहिए था? क्या विपक्ष का कोटा मांगना वैसा समर्थन है जो इस जंग में विपक्ष का होना चाहिए था? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल, मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से मनीषा सिंह जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस से मीनाक्षी सेठी जैदी, क्षिप्रा माथुर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और भाग्यश्री सैनी विषय विशेषज्ञ। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत मीनाक्षी जी आपसे कर रहा हूं, मनीषा जी आपसे कर रहा हूं। मनीषा जी, मुझे एक बात बताइए। सोनिया गांधी ने एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा है जिसकी आज काफ़ी चर्चाएं हैं। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, बयान दिया है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। मुझे उम्मीद है आपने उसको पढ़ा होगा। उसमें एक लाइन है कि अगर आप परिसीमन कर रहे हैं तो उस पर तो हेल्दी पॉलिटिकल डिबेट खासी लंबी, विशेष सत्र के 2-3 दिन वाली नहीं, खासी लंबी होनी चाहिए। ये तो वाजिब बात है। बिल्कुल। मैं सबसे पहले शुरुआत इसी आर्टिकल जो उनका था उस पर करना चाहूंगी कि बहुमत भी तुम्हारा था, हुकूमत भी तुम्हारी थी। बहुमत भी तुम्हारा था, हुकूमत भी तुम्हारी थी, फिर क्यों 70 सालों तक नारी शक्ति हारी थी। तो यहाँ पे देखिए कि 70 जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने इस बिल को कितने 40 दशकों तक इसको लटकाया, इसको अटकाया, और अब आप देखिए कि जब आप माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसने लटकाया? कांग्रेस ने नहीं लटकाया था, ना कांग्रेस ने लटकाया था। बिल्कुल, देखिए उन्होंने तो नहीं पास करवाया ना। जब आज पास हो रहा है तो उस पे सवाल क्यों? नहीं, यूपीए के टाइम पे एक बार पास हुआ है जी, यूपीए के टाइम पर एक बार पास हुआ है, फिर वो लैप्स हो गया। क्यों? आप ये देखिए ना, अगर उनकी नीयत होती जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीयत थी, उन्होंने 2014 से देखिए आपने कि महिलाओं को, बच्चियों को किस तरह से तैयार किया। आज ये मैं कह रही हूँ कि शिक्षा से एक नारी शक्ति वंदन तक का सफ़र है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक से लेके आज बेटी बढ़ाओ तक का सफर है। अब जहां तक हम देखते हैं कि आप इसे 70 सालों की जंग क्यों ठहरा रही हैं? जब 90 के दशक में 33% आरक्षण की बात हुई, उससे पहले तो पंचायत स्तर पर कांग्रेस दे ही चुकी थी। तो आप इसे 70 सालों की जंग क्यों कह रही हैं, ये जानते हुए कि 12-13 साल अभी मोदी रेजिम को हुए, और उससे पहले 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के रेजिम को भी थे। तब भी बहुमत था, तब भी सत्ता थी। देखिए उस समय में भी बहुत ज़्यादा प्रयास हुए थे, लेकिन आप ये देखिए ना कि किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति को आगे बढ़ाया है, सशक्त किया है अपनी विभिन्न योजनाओं के तौर पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू करते हैं हम, उज्ज्वला योजना, आप ये देखिए कहाँ धुएं से निजात दिलाना, आप ये देखिए कि इज्जत घर देकर स्वस्थ बनाने की योजनाएं, आप देखिए कि बच्चियों को मात्र आप ये देखिए कि सुकन्या समृद्धि योजनाओं से जोड़ना, आप देखिए आगे कि हम आते हैं मातृ शक्ति वंदन की बात करते हैं, मातृ के पोषण की बात करते हैं, उसके बाद में आप बात करते हैं उनको धीरे धीरे सामाजिक स्तर से सुदृढ़ करते हुए उनको आगे आर्थिक स्तर पे आप देखिए कि मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए। योजना के तहत एक मिनट मुझे एक जवाब दीजिए। योजना नहीं, लखपति दीदी का अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। पूरा महिलाओं का एक मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं वो बहुत जरूरी सवाल है। सवाल यह है कि 2023 में आप लोगों ने इसे पास करवाया, ठीक है? उस समय कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहे थे कि संशोधन कीजिए और 2024 से ही लागू कीजिए। आपने कहा नहीं, ऐसा होता है क्या, हम जनगणना करेंगे। लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि चलो, उस समय जो विपक्ष कह रहा था, जिसको आप तब कह रहे थे कि साहब बिना बात का राग अलाप रहे, आज आप उसी बात को मान रहे हैं। तो इतना भी बेसुरा राग नहीं था वो 2023 में विपक्ष का? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए कुछ ना कुछ इस तरह से रहा कि आप 2023-24 में भी परिसीमन और उसकी बात आई, लेकिन जब लग रहा है कि समय लग रहा है और इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए महिलाओं के लिए, तो वहाँ पे अभी जब ख़त्म कर रहे हैं तो फिर क्यों वो राग अलाप रहे हैं?
उनके राग अलापने की आदत है। आप ये देखिए कि कब से उन्होंने ये, कभी भी कोई भी चीज आती है उस पे विरोध, उस पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। तो क्यों ये क्या विपक्ष में रह के विरोध की राजनीति करते हैं क्या? महिलाओं को बांटने का काम करते हैं। मैं मीनाक्षी जैदी जी को इस डिबेट में शामिल कर रहा हूं। हालांकि मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं कि ये सब चुनावी हथकंडे अगर नहीं है तो कोई मुझे इस बात को समझा दे कि इतने चुनावों में 33% सीटों पर महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिया जा सकता। बंगाल में दिया जा सकता था, असम में दिया जा सकता था, 2024 में वॉक द टॉक के लिए कि ठीक है जनगणना नहीं हुई है लेकिन हम 33% सीटें देंगे महिलाओं को, ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये सवाल मैं दर्शकों के लिए छोड़ता हूं क्योंकि इस पर मैं पॉलिटिकल पर्सन से कई बार जवाब मांग चुका हूं, जवाब कभी आते नहीं है। अब मेरा सवाल मीनाक्षी सेठी जैदी जी आपसे है। मीनाक्षी जी देखिए, इलेक्शन 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 हर साल होते हैं, वो तो कभी भी करेंगे, तब उसके आसपास कोई ना कोई इलेक्शन हो गई, आप ये कह दोगे कि वहां इलेक्शन आने वाला है इसलिए, तो कभी तो करना है, तो लेट्स वेलकम इट। जी नमस्कार सभी को। अब इलेक्शन तो देखिए कहीं ना कहीं चलते रहेंगे। हाँ? वो आपकी बात वाजिब है, लेकिन मैं तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि 30 महीने पहले जब ये अधिनियम पास हुआ था तब पूरा विपक्ष इसने सर्वसम्मति से पास किया और पूरा विपक्ष तब ये कह रहा था कि आप इसको डिलिमिटेशन और सेंसस से कनेक्ट मत कीजिए, इसको आप अभी लागू कीजिए। तब लागू नहीं किया और आज आपकी मांग मान ली, आज आपकी मांग मान ली, चुनाव के बीच में आज आपकी बात मांग ली। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि 5 राज्यों के चुनाव के बीच में घोषणा करनी पड़ गई? विपक्ष की अगर सम्मान करते तो विपक्ष ये कह रहा था 29 अप्रैल को आप ये चुनाव निपट जाने दीजिए, उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सर्वदलीय बैठक में हम इस पे चर्चा करेंगे। और मैं सॉरी मीनाक्षी जी 2 सेकंड, मीनाक्षी जी 2 सेकंड, मीनाक्षी जी 2 सेकंड, मीनाक्षी जी 2 सेकंड, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है मुझे लगता है, मीनाक्षी जी 2 सेकंड, एक जरूरी सवाल है 2014 में, एक जरूरी सवाल है, प्लीज मेरी बात को सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पश्चिम बंगाल में, असम में भाजपा का घोषणा पत्र देखा होगा। महिलाओं को लुभाने के लिए ऑलरेडी उसमें इतने सारे वादे हैं और इतने तगड़े वादे हैं कि उन्हें इस कदम की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर महिलाओं का साथ इनको नहीं मिल रहा होता तो 2024 में ये 240 भी नहीं छू पाते जो इन्होंने छू लिया। मैनेजमेंट तो ऐसा चलता है कि वो कोई सा पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत जरूरी बात दर्शकों के सामने रखना चाहूंगी कि ये कैसे अनडेमोक्रेटिक वे में किया जा रहा है। मैंने इससे पहले भी एक चैनल में थी, उसमें भी मैंने डिबेट में कोइंसिडेंटली ये मेरे पार्टिसिपेंट उस डिबेट में भी अनडेमोक्रेटिक साबित कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया था कि 2014 में प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी आई थी, जिसके तहत ये जरूरी था कि कोई भी महत्वपूर्ण बिल जनता की राय के लिए वाइडली पब्लिसाइज्ड किया जाएगा। और इस बिल को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जिससे महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, हम इस बिल का स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा जो ये मतलब ऑब्जेक्शन है वो यही ऑब्जेक्शन है कि इस पे पूरा कंसल्टेशन नहीं किया गया। मैडम 30 साल से तो कंसल्टेशन ही चल रहा है ना। 16 को जिन 30 सालों से कंसल्टेशन के अलावा चला क्या? टीवी डिबेट्स पर हुआ है, सारी जगह हुआ है, नहीं पहुंचा है। तो ये बिल्कुल पता नहीं इनको और कितना 30 सालों में चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अभी भी कितना, अभी भी मनीषा जी प्लीज, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे इस बिल की बात हो रही है। इस बिल की बात कीजिए आप। मैं इसी बिल की बात कर रहा हूँ, उस बिल की बात कीजिए। मीनाक्षी जी मैं इसी बिल की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ उस पर 30 सालों से चर्चा तो चल रही है ना, पब्लिक व्यूज तो सारे आ ही चुके हैं, इसमें बचा क्या है? अब पब्लिक व्यूज किस चीज पे आए थे वो चीज सेटल हो गई है। अभी बात ये है कि जो 334 आर्टिकल में ये लिखा था कि इस आर्टिकल 106वां जो हमारा अधिनियम है उसके लागू होने के बाद जो सेंसस होगा और जो उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। अरे भाई आप ही ने तो कहा था कि सेंसस को साइड में रखो, कर दो। अब जब सेंसस को साइड में रख के कर रहे हैं तो आप कह रहे हो सेंसस को साइड में रख दिया। आप ही तो 2023 में उकसा रहे थे कि 334A को साइड में रखो। 30 महीने 2011 के आंकड़े तो तब भी थे ना। तो मैडम संविधान संशोधन तो अभी होगा ना, अभी बिना संविधान संशोधन के तो होगा नहीं। संविधान संशोधन तो अभी भी लेकर आएंगे, ये विशेष सत्र में लाना ही होगा, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो कह रहे हैं स्वप्निल जी, आप कह रहे हो कि अब इन्होंने सेंसस को साइड में रख दिया, तो 2011 के आंकड़ों पे ये करने जा रहे हैं। हाँ। तो 2011 के
वो तो मैंने सवाल, इसीलिए तो मैंने मनीषा जी से वो सवाल लिया ताकि आपको ये सवाल करने की जरूरत ना पड़े। लाभ लेना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं ठीक है, इनको, ठीक है, वरना अगर हम तो कह रहे थे ठीक है मीनाक्षी जी, अब मैं आपको रोक रहा हूँ। नहीं 2 मिनट मैं ठोस बातें करूंगा। 1996 से लेके 2014 तक आप लोगों ने, ठीक है मीनाक्षी जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। मनीषा जी मैं आपको भी रोक रहा हूँ प्लीज। क्षिप्रा माथुर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे बार बार ये बात खलती है और मैंने इसको पिछली डिबेट्स में भी कहा है, उसके पिछले भी डिबेट्स में कहा है क्षिप्रा जी कि यूपीए के शासनकाल में जब ये बिल आया था, एक बहुत ऐतिहासिक तस्वीर इस देश को मिली थी, जिस तस्वीर में सोनिया गांधी थी, सुषमा स्वराज थी, और भी मतलब सीपीआई की भी महिलाएं थीं, और भी महिलाएं थी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी थीं। इस बार वो ऐतिहासिक तस्वीर बन नहीं पाई है, उसका कारण चाहे जो भी हो, पर नहीं बन पाई है। यह बात मुझे खटक रही है क्षिप्रा जी। क्षिप्रा माथुर जी आपसे सवाल है मेरा। आई थिंक म्यूट नहीं, पे लगता है क्षिप्रा जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार। क्षिप्रा जी मुझे सुन पा रही हैं क्या आप? नहीं, मेरी आवाज नहीं जा रही है। पीसीआर एक बार क्षिप्रा जी से मुझे कनेक्ट करें। भाग्यश्री जी मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। आप एक्साइटेड हैं, मतलब पब्लिक व्यू की बात की जा रही है और अब एक नई बात की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि भाई इसमें कोटा दो, ओबीसी के लिए कोटा, मतलब रिजर्वेशन में रिजर्वेशन दो, दलितों के लिए कोटा दो, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोटा दो। यही मांग यूपीए में जब बिल पास हुआ था तब समाजवादी पार्टी जैसे दल या लालू प्रसाद यादव की पार्टी उठा रही थी और उसको नेग्लेक्ट किया गया था। लेकिन आज उसी पॉइंट को और पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश हो रही है। क्या ओवरऑल व्यू है आपका? क्या आप एक्साइटेड हैं? देखिए स्वप्निल जी, मैं तो जो जमीनी तस्वीर है, जो महिलाओं के मन की बात है, मैं वो यहाँ पे करूंगी। देखिए एक सिंपल सी चीज आप और मैं हमेशा देखते आए हैं, वो बीजेपी हो या कांग्रेस का शासन हो, हर पार्टी की यही तो स्ट्रेटेजी होती है कि उसको महिमा मंडन करना है, वो महिलाएं वोट बैंक की राजनीति है, उन्हें ऐसा कोई दाव पेच खेलना है कि उनको फायदा हो। ये कौन सा नया है? बीजेपी की भी ये स्ट्रेटेजी है, कांग्रेस की भी ये स्ट्रेटेजी थी। और मैं तो ये बोलती हूँ कि हम महिलाओं को वैसे तो बचपन से सारा बराबरी का हक है, लेकिन स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बिल्कुल नगण्य है। आम सी बेटी सपना देख ही नहीं सकती कि राजनीति में जाना है, क्योंकि राजनीति में तो उन महिलाओं का वर्चस्व है जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो मैं तो बीइंग अ वुमेन इसका वेलकम करूंगी और मैं तो खुश होंगी, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो नगण्य के तौर पे। और मैं मानती हूं कि इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, परिसीमन के स्तर पे होंगी, ओबीसी के अंदर जो आप बात कर रहे हैं वो भी होंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक जो दरवाजा था जिसके सालों से जंग लगी थी वो खुला तो सही, एक दीवार टूटी तो सही। परफेक्शन के नाम पे तो हम इस चीज को सालों पेंडिंग नहीं कर सकते ना। हम लोग धीरे 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 इसमें सुधार ला सकते हैं। अगर मैं इसकी पॉजिटिविटी की बात करूं तो देखिए फुसफुसाहट तो है कि हर महिला में, कि अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई, जो राजनीतिक सुधार के तौर पे मैं इसको नहीं देखती हूं, मैं तो इसको ऐसे देखती हूं कि इस बिल के बाद में महिलाओं को लेके जो दृष्टिकोण है समाज में वो बदल रहा है। अब तक जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, मान लीजिए, वो उनके लिए वेलफेयर की स्कीम कैसे बनाती थी कि भाई महिलाएं नजर वही है। भाग्यश्री जी 2 सेकंड, पॉलिटिकल नजर वही है। इस पार्टिसिपेशन से कम महिलाएं नीति निर्माण में सहभागी तो होंगी। मैं ये कह रहा हूं कि सारे राजनीतिक दलों ने इस बात को साबित कर दिया कि अगर कानून बनेगा तो ही टिकट देंगे, कानून नहीं बनेगा तो टिकट नहीं देंगे। तो लगता है कि सभी को वेलकम करना चाहिए, और जो इसमें खामियां हैं उन खामियों को हम लोग धीरे धीरे दूर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में हम लोग ये सोचे कि परफेक्शन वेरी फर्स्ट डे आए तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर मैं विपक्ष पे तौर पे बोलूं कि विपक्ष को सिर्फ विरोध करना है कि भाई इसमें ये खामियां हैं वो खामियां हैं, तो विपक्ष कर सकता है। विपक्ष के पास भी तो इतने साल थे, वो भी तो ये दाव पेच खेल सकता था, वो भी तो ये बिल ला सकता था। अगर विपक्ष कांग्रेस भी ये बिल लाती तो आज एक महिला के तौर पे इस देश की सारी महिलाएं कांग्रेस को अप्रिशिएट कर रही होती, हम तो उनका गुणगान, उनका महिमा मंडन कर रहे होते। तो जो सरकार महिलाओं के लिए एक स्टेप भी उठा रही ना, तो मैं तो उसका वेलकम करती हूँ। और रही बात चुनाव में फायदा लेने की, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हम महिलाओं को ऐसा इक्वालिटी की, ऐसे पार्टिसिपेशन की अगर बात होती है, तो मैं तो कहती हूँ मेरे पूरे देश की महिलाएं ये चाहती है कि हर दिन चुनाव हो, कम से कम उन चुनाव के बहाने हमें मिल तो रहा है जो चीज हमें नहीं मिल रही थी। ठीक है, नहीं लेकिन यही इसकी विडंबना वाला साइड भी है। भाग्यश्री जी आप सोच कर देखिए कि कानून बनेगा तो ही सीटें देंगे, तो ही टिकट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये विडंबना तो देखिए आप, पॉलिटिकल चश्मा, पॉलिटिकल नजर वही रहने वाली है। वो क्या चेंज हो रही है? वो चेंज नहीं हो रही है। वो आज भी कंगना रनावत को साड़ी से देखेंगे, भले ही वो लोकसभा चुनाव जीतकर पहुंची हैं, या फिर कौन गोरा है कौन काला है
जो कभी कभी सुनने को मिल जाता है, वो देखेंगे वैसे ही, नजर वही है, चश्मा वही है। देखिए, बदलाव की आस में हम महिलाएं तो सालों से इंतजार में हैं, और इस बार ये वादा खरा उतरता है, ये विजन कहां तक ये लोग लेके जाते हैं, उसी आस में इस प्रदेश की, इस देश की सारी महिलाएं जो उत्साहित हैं वो बैठी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये कितना अमली जामा पहना पाएंगे, कितना ग्राउंड पे हम लोग बदलाव देख पाएंगे, और कितना ये अपने कमिटमेंट को निभा पाएंगे, वो तस्वीर तो हम सभी महिलाएं आने वाले समय में देख पाएंगी। ठीक है, अब मैं एक बहुत बेसिक मैथ्स की तरफ इशारा यहां पर करना चाहता हूं। मनीषा जी, मैं आपसे पूछता हूं, मतलब अपन परिसीमन करेंगे, सीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी 800 के पार, है ना, और हम 33% करेंगे, मतलब हम पुरुषों का हक नहीं काट रहे हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। ये बेसिक मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। 542 में 33% में जितनी महिलाएं होती और पुरुष जितने होते उसी सापेक्ष में बढ़ रहे होते तो बात अलग थी। बेसिक मैथ्स क्या बता रहा है कि आप सीटें इतनी बढ़ा देंगे कि पुरुष तो ऑलरेडी वहां बढ़ के पहुंच गए। तो ये मतलब ये बेसिक मैथ्स है जो मैं देख रहा हूं यहां पर, इसको थोड़ा सा आप मुझे समझाएं। देखिए, सेंसेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक नए तौर पे होगा, आएगा तो सीटें ऑब्वियसली बढ़ेगी। देखिए, अभी भी जैसे राजस्थान में भी तो वही हो गई ना, लेकिन पुरुष भी तो बढ़ सही। गए। देखिए, बढ़ाना तो हमें पड़ेगा ही, और जिस तरह की भागीदारी की, हम अगर महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं तो वो मैडम, अगर पुरुषों की भी संख्या बढ़ गई तो वो 33% वैसी बढ़ी हुई नहीं दिखेगी ना जो 542 में दिखती। नहीं, 800 के पार में 33% में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन पुरुषों की संख्या भी तो बढ़ेगी जी। पुरुषों की संख्या भी बढ़ेगी तो ओवरऑल स्थिति वो आधी आबादी या 33% को मैथ्स के हिसाब से डिफाइन कर रही हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल लग रहा है मुझे तो, क्योंकि देखिए, एक बार मैंने जिस तरह से भाग्यश्री जी ने भी कहा कि द्वार खुले हैं, ठीक है, उसका खुले दिल से हम लोग स्वागत करते हैं, और बिल्कुल आगे जैसे बदलाव की आस हमने हमेशा से की है, हम लोग हमेशा से अपने अधिकारों के लिए। पिछली बार आपने मेरा एक सवाल डॉज किया था, मैं चाहता हूं इस बार आप उस पर जवाब दें, उसके बाद मैं क्षिप्रा माथुर जी के पास जाऊंगा। पश्चिम बंगाल में 294 में से बीजेपी की महिला उम्मीदवार 32 हैं। प्रधानमंत्री मोदी सपना देख रहे हैं कि हमको उनकी संख्या बढ़ानी है, तो ये संख्या 32 पे क्यों रुकी, जबकि कांग्रेस की 39 हैं। असम में आपके कुल 126 में से कुल 7 सीटें आपने 7 टिकट आपने महिलाओं को दिया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी सपना देख रहे हैं तो वो इस चुनाव में वॉक द टॉक कर सकते थे ना, बीजेपी ने क्यों नहीं किया? देखिए, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कहते हैं कि ना, उन्होंने जिस तरह से पिछले 10 सालों का सफर तय किया, उसी तरह से आगे हम अगर देखते हैं कि नेतृत्व तैयार किया जा रहा है। आज हम राजस्थान के हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कितनी सारी महिलाएं हैं। आप ये देखिए, बूथ स्तर से लेकर। क्षिप्रा माथुर जी के पास मैं यहाँ पर जाऊंगा। क्षिप्रा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? बूथ स्तर से लेके, और अगर हम 2 मिनट मनीषा जी, मैं क्षिप्रा जी को अभी तक नहीं ले पाया हूँ। क्षिप्रा माथुर जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैंने अलाउ नहीं, क्षिप्रा जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी सवाल का दूसरा पोर्शन है जो मैंने मीनाक्षी जी आपसे पूछा था, लेकिन उसका जवाब भी नहीं आया था। मैंने आपसे ये कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं करके यूपी में आपने खूब सारी औरतों को टिकट एक बार दिया, लेकिन अगली बार कहा बैक टू पवेलियन, इतना नहीं देंगे, हम हार जाते हैं या हमारी जमानतें जब्त हो जाती हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ मजबूरियां रहती हैं, और वो उन मजबूरियों की वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं को उतनी संख्या में सीटें नहीं देती है। हाउ कैन यू टेक अ मोरल हाई ग्राउंड मैम? इसी को दूर करने के लिए ये आरक्षण का बिल लेके आया जा रहा है, और इसी परिप्रेक्ष्य में आप मोरल हाई ग्राउंड कैसे ले सकते हैं? अगर राजनीतिक मजबूरियां आपको अपने कदमों से पीछे खींच देती हैं तो आप मोरल हाई ग्राउंड कैसे ले सकते हैं? मीनाक्षी जी 2 मिनट, मैं क्षिप्रा जी से एक बार बात करने की यहाँ कोशिश कर लूं। क्षिप्रा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? क्षिप्रा जी, नहीं, मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही। हाँ मीनाक्षी जी, मैंने सिर्फ ये कहा, फिर आप मोरल हाई ग्राउंड कैसे ले सकते हैं? मोरल हाई ग्राउंड लेने की तो स्थिति आपके लिए बची ही नहीं ना।
कैसे बची? एयरपोर्ट से कैसे? कनेक्टेड नहीं है। नहीं कैसे तो हमारे ही last प्रयासों question से मेरा- जो 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसकी वजह से आज 15 लाख चुनी हुई महिला प्रतिनिधि हैं जो लोकल बॉडीज के अंदर रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि 40% है, जबकि उनके लिए आरक्षण तो 33% किया गया था, और फिर राजस्थान में जिसको बढ़ाकर अशोक गहलोत जी ने 50% कर दिया। तो हमारी तरफ से संकल्प की कहीं कोई कमी नहीं है। महिलाओं को पूरा जिसे कहते हैं हक देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस हक देना चाह रही है और उस हक की पैरवी सबसे पहले 73-74 ठीक है। हाँ, लेकिन विपक्ष की एक मांग तो सही है। मैं बीजेपी का स्टैंड इस पर जानना चाहता हूँ। मनीषा जी, मुझे आप थोड़ा सा बताइए, ये जो कोटे की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि 33% आरक्षण में आप SC ST का कोटा भी डिसाइड कीजिए, आप अल्पसंख्यकों का कोटा डिसाइड कीजिए। ये गैर वाजिब मांग मुझे नहीं नजर आती। और दूसरी मांग जो मुझे उनकी बात सही लगती है कि अगर आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो 3 दिन के विशेष सत्र में उतनी बड़ी बहस नहीं हो पाती। संविधान में संशोधन एक बहुत लंबी डिबेट मांगता है, वो बहुत लंबी क्या बोलूंगा उसे, रास्ता मांगता है, खासकर तब जब हम देश में सीटों की संख्या ही 800 पार ले जाने वाले हों। वो 3 दिन के विशेष सत्र में हो जाएगा, ये क्या बात हुई? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरह से कहते हैं ना कि ये 2023 की बात है, बिल आया, उसके बाद में ये जिस तरह से कांग्रेस, जैसे आपने ही बताया कि वो मांग कर रहे थे, अभी जब सारी चीजें सामने हैं, सारी चीजें वो है इसके अंदर, तो यहाँ पे 3 दिन में क्यों डिस्कशन से क्यों भागना है? एक चर्चा होगी, एक और अब ये देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी खत लिख के सभी पार्टियों को समर्थन देने के लिए कहा है, तो आप ये देखिए वहाँ समर्थन क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये समर्थन देने के लिए कहना, नहीं 2 सेकंड, क्या आपने एक बार भी ऑल पार्टी मीट बुलाई? क्या आपने एक बार भी ऑल पार्टी मीट बुलाई? मैं समर्थन दे दो, हम कर रहे हैं इसलिए हमें समर्थन दे दो, हम आपको बिठा के बात नहीं करेंगे। समर्थन की बात हो रही है, समर्थन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि इतने पर चाय पर चर्चा कर लेते एक बार विपक्षियों के साथ, कहां दिक्कत है? ये ऑलरेडी चर्चा बहुत हो चुकी है। मैं यही विशेष सत्र से पहले ऑल पार्टी मीट कब है? महिलाओं के संविधान पर संशोधन हो रहा है मैम, एक ऑल पार्टी मीट हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर लग रहा है होना चाहिए तो होगी। अभी तो है, अभी 2-3 दिन और हैं बाकी अभी। ठीक है, ठीक है। भाग्यश्री जी, मेरा सवाल देखिए, मैं बहुत घुमा फिरा के नहीं कहूंगा, मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूं कि 2 सेकंड, आई एम सो सॉरी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, मैंने एक नॉर्मल मैथ्स की बात की अभी थोड़ी देर पहले, हो सकता है आपने भी उसको सुना हो। 800 पार आप जाने वाले हैं और आप 33% की बात कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सिनेरियो चेंज मुझे तो नहीं दिख रहा है। हालांकि मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि चलिए इसी बहाने महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक जननी पर्सपेक्टिव, एक निर्णायक पर्सपेक्टिव महिलाओं का सामने आएगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल जैसे आपने कहा कि एक मैथ्स की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, तो बिल्कुल सही है कि हम लोग जब कमियां देखने को निकलेंगे तो बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन हम महिलाओं को एक ऐसी आदत डाल दी है ना कि हम लोगों को लगता है कि कुछ नहीं मिला से कुछ मिला बेहतर है। तो हमें ये लगता है कि मैं तो हर चीज की पॉजिटिविटी देखूंगी कि भाई इतने सालों से हम लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो चीज अगर हमें मिल रही है, वो फुसफुसाहट बुदबुदाहट अगर हर पार्टी में किसी पार्टी में हो रही है, कोई पार्टी इनिशिएट कर रही है, तो मैं उसका सपोर्ट करती हूँ। दूसरी चीज मेरी ये है कि मैं कैसे हम महिलाएं इस चीज का विरोध करें, क्योंकि जो पूर्ववर्ती पार्टी थी उसमें भी यही ट्रेंड था कि अगर वो कोई चीज लेके आते हैं जल्दबाजी में उन्हें करना है, क्योंकि उन्हें चुनाव का फायदा इसको तो मैं काउंटर कर जाऊंगा भाग्यश्री जी, आई एम वेरी सॉरी, इसको तो मैं काउंटर कर जाऊंगा क्योंकि यूपीए शासन काल में मैंने सारे दलों के चेहरों को एक साथ एक ही फ्रेम में देखा है। इस बार मैं नहीं देख रहा हूँ, जिसे मैं मिस कर रहा हूँ। कि अगर कमियों की तरफ हम लोग देखेंगे तो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि भविष्य आने वाले समय में सरकार इस और ध्यान देगी और इस बिल में जो भी खामियां हैं उनको दूर करेगी और जो इक्वालिटी और जो सही चीज है उनको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्षिप्रा जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाई है इस पूरी डिबेट में, हम टेक्निकली उनसे नहीं जुड़ पाए, इसके लिए मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, एक हेल्दी डिबेट के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था काय हो, नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप जो टीवी स्क्रीन पर विंडोज़ देख रहे हैं, 4 महिलाएं 1 पुरुष, अभी वो सिनेरियो तो नहीं आने वाला है, लेकिन वो सिनेरियो भी संसद में आ सकता है अगर पॉलिटिकल पार्टीज की विल स्ट्रांग हो, और उसका वेलकम होना चाहिए। अच्छा, कुछ जोड़ रही है मनीषा जी? हाँ जी, हाँ जी। मैं एक चीज जोड़ना, ठीक है मीनाक्षी जी, आपको भी समय दूंगा। जब मैं मनीषा जी को दे रहा हूं तो मैं आपके पास भी आ जाऊंगा, 20 सेकंड आपके पास जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, मेरी जैसी
करोड़ों बेटियां जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो एक तरह से अपने सपने को देख सकती है, अपने आप को एक संसद नहीं है, तो उनके सपने को साकार करने वाला ये बिल है नारी शक्ति वंदन, जिसका समर्थन होना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि बहुत करोड़ों जो महिलाएं हैं वो सभी खुले मन से इसका स्वागत कर रही है। हाँ, मीनाक्षी जी, आपको भी 20 सेकंड दिए, आप भी अपनी बात रखें, फिर मैं खत्म करूंगा। बिल्कुल, जो मनीषा जी अभी कह रही है उसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। और मनीषा जी ने कहा था कि इस पे डिस्कशन हो जाएगा, एक बार बिल तो पारित होने चाहिए, पारित होने दीजिए। तो उस पर एक चीज एक शेर याद आ गया मुझे, इससे बढ़कर और क्या हम पर सितम होगा मुनीर। अच्छा। इससे बढ़कर और क्या हम पर सितम होगा मुनीर, मशवरा मांगा है इसने फैसला करने के बाद। तो ये फैसला पहले करेंगे, उसके बाद मशवरा मांगेंगे। देखिए, बीइंग एन एंकर में इस पे वाह नहीं कर सकता, इनको सद्बुद्धि दे। और ये ठीक है, मैं मुझे ये बताया जा रहा है कि क्षिप्रा जी मेरे साथ अब जुड़ चुकी है। क्षिप्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। ठीक है क्षिप्रा जी, मैं आपसे अब क्या है कि मैं क्लोजिंग कमेंट ही लूंगा, लेकिन 2 पॉइंट्स में स्पेसिफिकली आपको बता देता हूं कि पहला पॉइंट तो मेरा ये था कि बेसिक मैथ्स को अगर मैं देखता हूं तो सीटें तो 800 के पार जा रही हैं ना, तो 33% से वो 33% वाला फील मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं जो 542 543 में मुझे नजर आता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि जब यूपीए के शासनकाल में बिल पास हुआ था तब मैंने एक ऐतिहासिक फोटो देखा था, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी और अन्य महिला नेताओं का जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर विक्ट्री सिंबल में खड़ी हुई थी। वो ऐतिहासिक तस्वीर ये वाला इवेंट पैदा नहीं कर पाया है, अभी तक तो नहीं बना पाया है। हाँ, स्वप्निल जी, क्योंकि मैं पूरी डिबेट से अभी वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही थी, बट मुझे जो आपने दोनों बात कही, देखिए 33% आरक्षण वाली जो जहां तक बात है, ये बात तो सही है कि डिलिमिटेशन का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि जो सेंसस आना चाहिए था 2011 के सेंसस से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो जो एक फेयरनेस होनी चाहिए वो तो मुझे लगता है कि वो तो डाउटफुल रहेगी, क्योंकि 2027 तक जो है वो सेंसस के आंकड़े आपके पास में क्लियर कट आ पाएंगे। तो ये क्योंकि जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो यही डिमांड कर रही है कि डिलिमिटेशन को फोर्स करने की जद्दोजहद जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है इस बार में। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो मतलब जो एक ऊर्जा जो होनी चाहिए या एक रिप्रेजेंटेशन का जो एक विक्ट्री का जो भाव होना चाहिए, तो वो तो नहीं, सामूहिक विक्ट्री का। क्षिप्रा जी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, सामूहिक विक्ट्री का मतलब यूपीए के टाइम पे हमने एक सामूहिक विक्ट्री का सेलिब्रेशन देखा था। मेरे को वो फोटोग्राफ दिमाग से जाता नहीं है वो। हाँ, नहीं, अभी भी आप देखिए कि सोनिया गांधी ने जो अभी मुद्दा उठाया है उसमें वो ये विमेन रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने मतलब वो तो उनकी सहमति अभी भी है। तो मुझे लगता है वो जो कंसेंसस है वो तो पार्लियामेंट में रहेगा ही, कोई रिप्रेजेंटेशन के विरोध की बात तो नहीं है। तो वो सेलिब्रेशन तो धीरे धीरे देखेगा और जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि रिप्रेजेंटेशन जो एक ऑर्गेनिक तरीके से होना चाहिए था। डाउट सिर्फ इसलिए होता है कि जो ऑर्गेनिक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था 2052 में जब पहली पार्लियामेंट बनी और आज हम जहां खड़े हैं दूसरे देशों के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो कितना, क्योंकि देखिए जो बिल है 2023 में आया, उसके बाद अगर हम मेरे पास एक्चुअली समय खत्म हो चुका है, मेरे पास लिटरली समय खत्म हो चुका है, मेरे अगले बुलेटिन की हेडलाइन हिट करने का वक्त आ रहा है। बात से इसको खत्म किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। मेरे पास समय बहुत खत्म हो चुका है, वेरी सॉरी, मैं आगे समय नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।